वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यू को देखा था। इस वीडियो लेक्चर में मैं थ्योरेटिकल एमसीक्यू को जो कि एनर्जेटिक्स के हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर मैं जो न्यूमेरिकल एमसीक्यू है वो मैं बोर्ड पे सॉल्व करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि पानी का 100 ग्राम सैंपल है और टेम्परेचर है 25 डिग्री। ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि इस 100 ग्राम सैंपल को हमने 100 डिग्री टू 0 डिग्री हीट किया। 0 डिग्री से 100 डिग्री तक क्या किया, हीट कर दिया। सही है। पहले इसका टेम्परेचर 25 था, फिर इसको कूल डाउन किया हो गया। सही है। फिर ये कूल डाउन जब हो गया तो फिर इसको दोबारा इन्होंने 0 से हीट करके 100 तक पहुंचा दिया। सही है। अच्छा, फिर दोबारा कूल डाउन करके कहाँ पे पहुंचा दिया, 25 तक। एंड देन कूल टू 25 डिग्री ना, यानी जिस जगह से चले थे वो उसी जगह आ गए, उसी जगह आ गए। तो वो बोल रहा है कि हैज़ मोर इंटरनल एनर्जी देन, हैज़ द सेम इंटरनल एनर्जी, हैज़ द लेस इंटरनल एनर्जी, नन। तो अब आप बताएं। तो यानी जिस जगह से चले थे उसी जगह आ गए, यानी इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब चेंज आ रहा होगा, लेकिन पुरानी पोजीशन पे जब आप वापस आ गए तो इंटरनल एनर्जी वही हो जाएगी जो पहले थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ना वो न्यूमेरिकल है, वो मैं बोर्ड पर सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है वाटर हैज ए स्पेसिफिक हीट ऑफ 4.184 while glass has a specific heat of 0.78. If 10 joule of heat is added to 1 gram of each of these, which will experience the larger increase of temperature? देखें, जिसकी हीट स्पेसिफिक हीट एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है वो अपने अंदर हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, ट्रांसमिट कम करता है। सही है। और जिसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज़्यादा होगी, कम होगी, वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कम कर सकता है, ट्रांसमिट ज़्यादा कर सकता है। ठीक है। तो अब आप बताइए कि तो इस हिसाब से ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल भी न्यूमेरिकल है, उससे अगला वाला भी न्यूमेरिकल है, उससे अगला वाला भी। तो ये तो सब मैं उसमें सॉल्व करवाऊँगा। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? The sign of H is positive and the product have the less potential energy than the reactant. The sign of H is positive and the product have the more potential energy than the reactant. देखें, लास्ट के दो तो हो नहीं सकते, शुरू के दो होंगे, लेकिन शुरू के दो में से बी होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है। रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है जब भी तो उनको हीट देकर किस में कन्वर्ट किया जा रहा होता है, प्रोडक्ट में। तो ऑप्शन बी होगा। इसी तरह फिर आप मुस्तकिल के वो आ रहे हैं आपके पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the quantities of heat absorbed or evolved during a chemical reaction is called thermochemistry. अच्छा बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17, the study of the general laws governing the process which involve the heat change, the conservation of energy is called the study of the general laws governing the process, हाँ ये thermodynamics। ठीक है। which of the following is applicable for a thermochemical reaction? It tells about the physical state of the reactant and the product, tells whether the reaction is exothermic or endothermic, whether the reaction is exothermic or endothermic ना। तो ये थर्मोकेमिस्ट्री का काम है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन का। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन, इट इज accompanied by the flame, it is accompanied by the evolution of heat। हम evolution of heat एनर्जी के रिलीज होने के साथ साथ प्रोसेस हो रहा होता है। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज वन विच इज इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एन क्वेश्चन नंबर 21, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द वन इन विच द रिएक्टिंग सब्सटेंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंस के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी मोर दैन दैट ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है जब भी वो ड्यूरिंग रिएक्शन हीट एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर द एंडोथर्मिक, इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक। इन द इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल्स टू Q minus P delta V, where Q is equals to delta V, Q is equals to delta V तो नहीं होता, Q तो हीट एनर्जी होता है, हीट एनर्जी वॉल्यूम की चेंज के बराबर कहाँ से आ गई?
तो जो है ना सी जो है ना वो इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है? देखो ना, कंबशन रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ये कंबशन रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप तो अब इसमें है ना कि अब C+O2 CO2 तो भाई वो है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। और इसी तरह N2+3H2 अमोनिया की फॉर्मेशन भी एक्सोथर्मिक है। H2+I2 फॉर्मेशन ऑफ HI जो है ना ये है ना आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखो बुक में है ना बहुत सारी एग्जाम्पल दी हुई है एक्सो और एंडो की, उनको देख के चले जाना ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 है द इक्वेशन। अब देखें ना, डेल्टा एच उसका प्लस साइन में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली एंडोथर्मिक होगा। साइन ऑफ डेल्टा एच रिप्रेजेंट द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन ना, इंथैल्पी टोटल हीट एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। Question number 27 है heat of change in a chemical reaction is the same whether it takes place in one or indirectly in several steps. This is the Hess's law. Hess's law क्या कहता है? अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा हो डायरेक्टली और अगर सेवरल स्टेप में हो रहा हो तो हीट एनर्जी जो रिलीज होती है वो सेम होती है। Which of the following statement is not correct about the Hess's law? It helps in calculating the heat of formation, heat of reaction, heat of formation. It tells whether the reaction is exothermic or endothermic. मतलब इसका इससे कोई वास्ता नहीं है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है, वो हीट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। सही है बच्चों। एवापोरेशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस क्योंकि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही जो है ना वाटर के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, वेपर्स में। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहे थे हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड, यानी पूरा का पूरा जो एनर्जी कंटेंट है, हीट कंटेंट है, उसको जो है ना हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इंथैल्पी से। Since the enthalpy of the element in their natural state is zero, the heat of formation of HF of the element वो भी आपके पास जीरो ही होगी। Hess's law deals with the calculating the heat of reaction, the rate of reaction. हीट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो बच्चों हम लोग कहाँ पर थे? Hess's law deals with the calculating the heat of formation. अच्छा, which of the following statement does not correspond to the first law of thermodynamic? एनर्जी के नीदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ज़माने से सुनते हुए आ रहे हैं अ सिस्टम में लूज एनर्जी बट द एनर्जी विल गो टू द सराउंडिंग टू इंक्रीज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब आप बताएं कि कौन सी कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रही? इसमें सारी बातें सही नहीं लग रही आपको क्योंकि एनर्जी ऑफ द सिस्टम एनर्जी के नीदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड है। सही बात है, जाहिर सी बात है अगर एक सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा तो सराउंडिंग एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और उसकी एनर्जी बढ़ेगी और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सारी बातें सही हैं, सारी बातें कॉरस्पॉन्डेंस विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, कॉरस्पॉन्डेंस। द इक्वेशन QP इज इक्वल्स टू डेल्टा एच रिप्रेजेंट द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। सही, ये बात हमने भी की थी उसमें डेरिवेशन में, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर है और both A and D. Heat changes at constant pressure. Heat changes at constant pressure is equals to the change in enthalpy. Question number 35. First law of thermodynamics is mathematically represented as Q is equals to delta E plus W or delta E is equals to Q minus W. ऑप्शन आपके पास ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। हाँ, एनीथिंग अंडर एग्जामिनेशन इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम जिस पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन है स्टैंडर्ड इंथैल्पी 298 केल्विन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द लॉ विच स्टेट्स द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ प्रोसेस इज द सेम वेदर द रिएक्शन, ये वही बात आ गई हैसेस लॉ वाली। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल्स, 4.18 किलो जूल्स। सही है। SI unit heat of formation is expressed in kilojoule per mole. If the exchange of the matter and energy both takes place both between the system and the surrounding,
तो ओपन सिस्टम है ना, एंड इफ ओनली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बट नॉट मैटर क्लोज सिस्टम है, और इफ ओनली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नो मैटर इज पॉसिबल, वो भी क्लोज सिस्टम है। इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर, आइसोलेटेड सिस्टम है। A heterogeneous system consists of more than one phase now. So if Q is heat added to the system, W is the work done by the system, and delta E is the change in internal energy, then according to the first law of thermodynamics, delta Q is equals to delta E plus W, or delta E is equals to Q minus W. सही है, तो सारी बातें आपके सामने आ गई। क्वेश्चन नंबर 46, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मटेरियल। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बताई थी ना मैंने, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंसर्न एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। एग्जाम्पल इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, किसी भी सरफेस टेंशन इंटेंसिव होती है, विस्कोसिटी होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, प्रेशर होता है, डेंसिटी होती है, तो सब की सब जो है ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल है भाई। इसमें 48 में, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम। कोई भी प्रॉपर्टी जो कि डिस्क्रिप्शन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, किसी भी सिस्टम के डिस्क्रिप्शन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के जरिए। क्वेश्चन नंबर 50, इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज, ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस, देन द आइसोथर्मल प्रोसेस ना भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है आपके पास। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द अबव स्टेटमेंट रेफर्स टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Select the wrong statement. First law of thermodynamics is also known as the law of conservation of energy. The internal energy of this isolated system is constant. Both of the above or none of the above. इन दोनों में से कोई भी बात गलत नहीं है, सारी बातें सही है। The relationship between H and E and P and V. H is equals to E plus PV. एंथैल्पी जो होती है ना, वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। किसी भी सिस्टम में उसकी एनर्जी का टोटल सम एंथैल्पी कहलाता है। मिसाल के तौर पे एक सिस्टम है, उसमें इंटरनल एनर्जी ई हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, और जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन जो हो रहा है ड्यूरिंग प्रोसेस, वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम के बराबर होता है जो हमने ड्राइव किया था। तो ये है ई प्लस पी वी जो है एंथैल्पी होगी। Which of the following fundamental thermodynamic property does not depend upon the state of the system? Work done state of the system depend नहीं करता, बल्कि path function होता है, state function नहीं होता। Name the apparatus generally used for measuring heat change. Calorimeter. The technique of measuring heat of reaction is called heat of calorimetry. The reaction N2 plus 3H2 डेल्टा एच माइनस है तो भाई एक्सोथर्मिक होगा। इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड रिएक्शन है ना। एन एग्जाम्पल, नियरेस्ट टू द एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, सील ट्यूब कंटेनिंग हॉट वाटर एंड अ मैन प्लांट, अ सॉल्यूशन इन सील्ड थर्मोफ्लास्क। ये nearest to the isolated system है। The vigorous reaction that takes place when sodium reacts with water is an exothermic reaction. When NH4Cl is dissolved in water, the solution becomes cold. This reaction is endothermic. In endothermic reaction, the heat content of reactant and product is more harm. Endothermic reaction में प्रोडक्ट की हीट कंटेंट ज़्यादा होता है। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज कम्प्लीटली यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस इज मैथमेटिकली डिनोटेड बाय। ये प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है ना, जो कि जो भी हीट एनर्जी दी जाती है सिस्टम को, वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल होती है, और कोई वर्क डन नहीं होता। ये आपके पास जो होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें
टेम्परे जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू क्यू वी। अच्छा, इसी तरह 64 है, डेल्टा एच प्लस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। हैशेस लॉ ना, हीट एनर्जीज का सम। द सम ऑफ हीट एंड वर्क विल ऑलवेज बी द सेम। हीट ऑफ वर्क का सम हमेशा सेम रहेगा। दिस रिप्रेजेंट द हैशेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, और दिस रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है भाई। इसके जो न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यू होंगे वो मैं बोर्ड पे सॉल्व करके बता दूंगा।